हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पर डे एक सेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि डेडिकेटेड फॉर बीटीएससी जेयू के लेकर, बीटीएससी जेयू को लेकर एक हम लोग डेडिकेटेड सेशन करते हैं, एक एक क्लासेस करते हैं पर डे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन के साथ ही रहता है। आप लोग ने देखा ही होगा। कुछ भाइयों का मैसेज था कि ये जो सेशन आप लोग, ये सेशन जो आप लोग कंडक्ट किए हैं, ये सेशन को आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि देखिए, सेशन तो कंप्लीट कंटिन्यू तो चलेगा ही, बट अगर किसी कारणवश अगर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ टेक्निकल इशू आ गया, तो वहाँ पर तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा ना। जैसे अभी 2 दिन बीच में गैप हुआ था, ठीक है, जो कि मैं एक आपको वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बता दिया हूँ कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, सारा फंडा उसमें क्लियर समझा दिया हूँ। ठीक है, तो इसी को मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अगर किसी कारण बस टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ जाता हो, तो इसके मतलब ये नहीं हुआ कि उसके बाद फिर वीडियो नहीं आएगा। वीडियो ज़रूर आएगा। बस 1 या 2 दिन थोड़ा सा टाइम जो लगता है किसी चीज़ को बेहतर और बेहतर करने में, तो मैं वो जो था, मैं पूरी तरह से कंप्लीटली फाइनली वो सही करवा के लेके आ गया हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं, आप लोग से एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग तो वीडियो देखते हैं भाई, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भाई को। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट आप लोग को चाहिए भाई। अगर आप लोग देखते हैं तो थोड़ा है कि आप लोग का फर्ज है देखना, सही बात है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट भी तो थोड़ा सा कर दीजिए। आप लोग थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर दें, अपने दोस्त यार को भी शेयर कर दें, जो वैसे लोग दोस्त यार जो एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद भी उनसे बहुत लोग ऐसा कोई कि एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम उनसे नहीं हो पा रहा है, मतलब एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं देखिए मैं जादू मंत्र नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कि चाहिए होता है ना कि कि लोग जादू मंत्र ये बोल, ठीक है, कि जादू मंत्र मार दिए, जाइए आप मेरे साथ से पढ़ के, मेरे पास से पढ़ के आप सिलेक्शन ले लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा जब 50% मेरा योगदान है, तो 50% से 60% आपका भी योगदान देना चाहिए, ठीक है। तब दोनों मिल के कम्बिनेशन बन के एक आदमी को सक्सेसफुल बनाता है। समझ गए? जब हम 50% हम देने के लिए रेडी हैं, ठीक है, 50 क्या, हम 100% देने के लिए रेडी हैं। आप अगर उसमें अकेले 50% आप अपना, मतलब जिस टाइप से मैं बोल रहा हूँ उस टाइप से अगर इसको फॉलो कर लें, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ये तो गारंटेड है, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखिए, थ्योरी आप लोग हर हर कोचिंग में भी पढ़े होंगे, प्लस आप लोग क्या बोलते हैं, क्लासेस में, चाहे डिप्लोमा भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे फिर जितने भी मेरे बीटेक वाले भाई लोग हैं, वो सब भी थ्योरी पढ़ के ही आए, लेकिन कोचिंग, मतलब क्या बोलते हैं, और एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस लोग बहुत कम करते हैं, जिसके कारण अभी तो आप लोग जान ही रहे कि अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया गया है किसी भी एग्जाम में। चाहे आप एसएससी इस बार देख लीजिए, एसएससी का, एसएससी में क्या हुआ, बहुत लड़कों का नहीं हो पाया, बहुत लोगों का मैसेज भी आया कि नहीं हो पाया, प्री नहीं हो पाया, उतना स्कोर नहीं बन रहा है। क्या रीज़न था? रीज़न वही था कि लोग मैक्सिमम अटैम्प्ट करने के चक्कर में अपना जो सही वाला आंसर था वो भी आंसर गवा दिए, मतलब निगेटिव भी हो गया ज़्यादा। करीब 40 से 50 क्वेश्चन तक, 40 से 50 क्वेश्चन निगेटिव गया है। समझे कह रहे, उतना गलत हुआ है। और 40 से 50 क्वेश्चन जो आप सही किए थे, उसका तो नंबर कट जाएगा ना। तो बस यही होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका जो निगेटिव ज़्यादा कर रहे हैं वो आपका कम होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप निगेटिव कम कीजिएगा, आपको पॉजिटिव का रेट बढ़ेगा, सिलेक्शन आप सिलेक्शन को उतना आप करीब जाइएगा। समझ गए? तो सारा फाइनली सेटअप कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आज से क्या, आज तो आपको डे 4 का आपको वीडियो मिल गया होगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ मैंने उसको अपलोड किया था, आप लोग देख भी रहे हैं। बस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट से ही इस चैनल को बनाया गया है। देखिए भाई लोग का मैसेज भी था कि थोड़ा सा एमसीक्यू पे काम किया जाए ना तो और बेहतर होता। हम बोले ठीक है भाई, जब ऐसा है तो हम लोग एमसीक्यू पे काम करेंगे। और कभी ऐसा ज़रूरत पड़े कि कुछ मतलब थ्योरी का भी पढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे ज़रूरत हमको नहीं लगता है, क्योंकि सारा टीचर लोग
और हम मेरे से बड़े बड़े जो टीचर्स लोग हैं सारा लोग अपना थ्योरी पढ़ाते ही हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन हम जो सोचे हैं कि नहीं, ओनली फॉर एमसीक्यू के लिए चैनल बेस्ट है। ठीक है, ये चैनल है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। इस चैनल से आप जुड़ जाए, बहुत ही बेहतरीन लेवल का, बोले ना कि जीरो से शुरुआत किए हैं और हम लोग जाएंगे हीरो तक। ठीक है, आपको एसएससी जेई का मेंस का क्वेश्चन, बीपीएससी एई का मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एकदम अच्छे लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि आने का चांसेस बहुत प्रोबेबल है। मैं आपको उस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व कराने वाला हूँ विथ क्या क्लू के साथ। ऐसा नहीं कि मतलब हम आपको क्लास में क्वेश्चन दे दिए, आप सॉल्व कर लिए, आपको क्वेश्चन याद नहीं हुआ। आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि जो भी जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको क्लास में क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जो तरीका है, मैं ये अपना तरीका से ये नहीं हूँ, बस आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो इस तरीका का अगर आप अपने आप को इम्प्लीमेंट कर ले इस तरीका के अंदर, तो ऑब्वियसली कि आपका सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब जिस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग जो हम लोग तोड़ मटोड़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, कि अगर वन लाइनर क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और आपका क्या बोलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है, मैच दी फ्लोइंग है उसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब सारे का निचोड़ है, समझे ना, सारा का अलग अलग अपने अपने तरीके से निचोड़ है। तो वही बोलता हूँ मैं कि चैनल पे आप लोग बने रहें, चैनल को ढेर सारा प्यार दें। चलिए, इसी वर्ड के साथ एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही जबरदस्त लाइन है। ठीक है, देखिए क्या है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तुम अपने मंजिल पे, तुम अपने जिद पे अड़ तो सही। ठीक है, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। कितना मस्त ये जो वर्ड है ना, बहुत ही जबरदस्त है। इंसान को, सभी को, मतलब अंदर से एक अलग एनर्जी, अलग ऊर्जा प्रोवाइड करती है। ये जो है लिखा हुआ, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। देखिए, जो भी सक्सेसफुल इंसान बना है, जब तक वो अपने जिद पे अड़ा नहीं है, जब तक अपने आप पे टाइम नहीं दिया है, समझ रहे ना, अपने पीछे टाइम नहीं दिया है, वो कभी सक्सेसफुल इंसान नहीं बना है। और जो अपने आप को टाइम दिया है, अपने लिए टाइम दिया है, और अपना गोल विजन क्लियर रखा है, वो उसका सिलेक्शन तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि जीत से लड़िए, अपना मतलब जिद्दी बनिए, जिद्दी। किसी भी चीज को पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है इंसान को। अगर जिद्दी नहीं बनते तो क्या इतना आसान से सभी लोग, जितने भी लोग में जितना भी बेरोजगारी है, सभी लोग अभी जॉब में रहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अपना सेटल रहता है, लेकिन इतना बढ़ने का रीजन क्या है, लोग जिद्दी नहीं है। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। हम सबका नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जितना भी मेरे ऑडियंस है, नए भाई पुराने भाई जितने लोग हैं, मैं उससे यही बोलता हूँ कि आपको जिद्दी बनना पड़ेगा एक सीट को लेने के लिए। ठीक है, इसके लिए मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ, आपको भी अथक प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, यही जोश और जुनून के साथ, थोड़ा सा आवाज आता होगा बगल में, निगलेक्ट करना है, मैं उसके लिए अपना साउंड को मैं बढ़ा ले रहा हूँ। ठीक है, और इसी जोश और जुनून के साथ चलिए मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, आज का जो मेरा फर्स्ट क्लास है, देखिए आज का फर्स्ट क्लास का आज का जो क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्या है, इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इनमें से कौन इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना, कौन इनमें से गलत है। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्या है, कि द ग्राउंड सरफेस ऑन विच द कंक्रीट इज प्लेस्ड मस्ट बी फ्री फ्रॉम द लूज अर्थ। एकदम सही है, ये ऑप्शन एकदम सही है, कि जब हम लोग को ग्राउंड सरफेस पर होते हैं तो हम लोग कंक्रीट को हम लोग पहले, कंक्रीट इज पहले मस्ट बी फ्री फ्रॉम द लूज अर्थ। एकदम सही है, ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है। दूसरा देखिए क्या है, कि प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर आज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट एलिमेंट। आप लोग देखे होंगे जो बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, उसका जो डॉक स्लैब होता है, ठीक है, डॉक स्लैब होता है, क्या वहीं पे कंस्ट्रक्शन होता है? नहीं, कंस्ट्रक्शन होता है वो कहीं से प्री फैब्रिकेटेड, पहले से बनाया हुआ, पहले से फैब्रिकेटेड किया हुआ, उसको सिर्फ वहां पर लान के उस लोकेशन पे आके उसको मतलब कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये जो आपका प्री फैब्रिकेटेड जो कंक्रीट होता है, इसको बोल रहा है कि प्लेट वाइब्रेटर यूज करते हैं। एकदम सही है। ठीक है, इसमें हम लोग प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर से हम लोग प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट एलिमेंट को हम लोग वाइब्रेट करते हैं। एकदम सही है, उसमें हम लोग यूज करते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। देखिए नेक्स्ट क्या है, कि मशीन मिक्सिंग इज नॉट इफिशिएंट। मशीन मिक्सिंग इज नॉट इफिशिएंट एंड
इकोनॉमिकल फॉर ए मीडियम स्केल और मास कंक्रीटिंग वर्क। बताइए ये स्टेटमेंट देखिए तो आपको सही लग रहा है या फिर गलत लग रहा है। हम चौथा देखते हैं क्या है कि वेट बेचिंग इज बेटर मेथड देन वॉल्यूम बेचिंग। एकदम सही है, ये भी सही है। तो सबसे अगर इनकरेक्ट पूछा जाए तो इनकरेक्ट तो मेरा यही है। अब कैसे है, देखिए कैसे से आपको बताता हूँ। अगर मान के चलिए कि हम लोग 4 स्टोरी बिल्डिंग पे हैं और 4 स्टोरी बिल्डिंग पे मेरा स्लैब कास्टिंग हो रहा है, ठीक है, स्लैब कास्टिंग हो रहा है। तो स्लैब कास्टिंग जो वहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पर क्या हम लोग मैनुअली करेंगे? मैनुअली तो कभी नहीं करेंगे। वहाँ पर जब भी होगा तो मेरा मशीन के थ्रू वहाँ पर कंक्रीटिंग होगा, पंपिंग कंक्रीट, जो कि मैं आपको कल डे 4 में आपको बताया था पंपिंग कंक्रीट के बारे में बहुत अच्छे से। उसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसमें भी पूछ रहा था, इनकरेक्ट पूछ रहा था। पंपिंग कंक्रीट का स्टेटमेंट दिया था, 4 गो ऑप्शन था और इनसे इनकरेक्ट पूछ रहा था, जो कि अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। समझाने की कोशिश उसमें अच्छा से मैंने किया था। देखिए ये क्या है, मशीन मिक्सिंग इज नॉट एफिशिएंट। एकदम गलत बोल रहा है क्या इसमें? तो मशीन मिक्सिंग नॉट एफिशिएंट इट मींस ये जो बोल रहा है क्या हम इसमें मैनुअल करें क्या? मैनुअल तो नहीं कर सकते हैं। ये गलत बोल रहा है कि मशीन मिक्सिंग मोस्ट इफिशिएंट होता है, ठीक है, और इकोनॉमिकल भी होता है। आप लोग जानते हैं कि मशीन मिक्सिंग में किसी चीज़ को हम लोग अगर फिक्स कर देंगे, मशीन को हम लोग बोल देंगे कि हमको मशीन से हम लोग जो भी काम करेंगे, काम तो एक्यूरेट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला कि मशीन मिक्सिंग इज नॉट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल। क्या इकोनॉमिकल नहीं होता है? इकोनॉमिकल होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, जो कि मेरा क्या है, स्टेटमेंट सी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि सी का ही पूछ रहा है कि बताइए कि इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है, तो सी मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एसआई यूनिट ऑफ ए डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। बताइए, मैं बताया हूँ ये सब क्वेश्चन फुल टॉस है। फुल टॉस इट मींस डायरेक्ट आपको मारना चाहिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बताइए द एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और क्या होता है? पास्कल सेकंड भी होता है, और क्या होता है? डाइन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये भी सारे जो यूनिट है किसके हैं? डायनेमिक विस्कोसिटी के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी आरएस इतना दिया गया है, एक्सपेक्टेड लाइफ दिया गया है 60 ईयर, सेल्वेज वैल्यू कितना दिया गया आपका 75,000। इसमें क्या पूछ रहा है कि डिप्रिसिएशन फाइंड कीजिए किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन यूजिंग मेथड से। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए मेरा डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि ये जो हो गया मेरा टोटल ओरिजिनल कॉस्ट हो गया। एक मिनट, अरे यार बहुत आवाज कर रहा है बाहर से, क्या बोले। देखिए ये जो मेरा है ये मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है। तो ओरिजिनल, अच्छा एक मिनट, हम लोग 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, 3 जीरो काट दिए। अब हम लोग यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट मेरा जो प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। कितना बचा है? 1800 बचा हुआ है। और यहाँ मेरा जो सेल्वेज वैल्यू है कितना है? 75 बच गया, डिवाइडेड बाई 60 ईयर कर देते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1725 डिवाइडेड बाई 60। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, ठीक है, 28 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 28 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम तो जीरो पहले काट दिए ना, तो ये कितना होगा? 750 होगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, उस फार्मूला पर बैठाइए, आंसर तुरंत आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्पान लेंथ ऑफ ए फ्लेक्सुरल मेंबर, द स्पान लेंथ ऑफ ए फ्लेक्सुरल मेंबर इन ए कंटिन्यूअस फ्रेम सिस्टम शैल बी टेकन एज द डिस्टेंस बिटवीन है। बताइए, मेरा एक कोई एक फ्रेम है, ठीक है, जिसका स्पान लेंथ ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर में कोई मेरा एक फ्लेक्सुरल मेंबर है, उसका स्पान लेंथ दिया गया है, ठीक है, इन्हें कंटिन्यूअस फ्रेम है। तो उसमें जो पूछ रहा है कि जो इसका जो डिस्टेंस होगा बीच का, वो क्या होगा? सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट होगा, मिडिल ये तो होगा नहीं, बिटवीन द सपोर्ट होगा नहीं, एंड ऑफ द सपोर्ट, या फिर इसमें। आप लोग ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का बात बोले तो उसका जो आपका उसका जो डिस्टेंस होता है एलवेज सेंटर टू सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बताइए काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ ए पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम। पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम का फॉर्मूला क्या होता है? डी के इक्वल टू 3j माइनस आर, 3j माइनस आर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। बताइए इन ए मेसनरी डैम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर एक्टिंग ऑन ए वर्टिकल फेस ऑफ ए वॉल
ऑफ द डैम विल बी हैव ए शेपिंग, उसका शेप करस्पॉन्डिंग कैसा बनता है। मान के चलिए कि मेरा ये कोई डैम है, ये मेरा कोई एक डैम है। अरे यार थोड़ा सा इसको मतलब मैं सही कर देता हूँ। ये मेरा डैम है, ठीक है जी, ये मेरा डैम है। मेरा यहाँ क्या है, ये मेरा वाटर लेवल है, ये मेरा अप स्ट्रीम है, ये मेरा डाउन स्ट्रीम है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा मिशनरी का डैम है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर जो लग रहा है, ठीक है, वाटर प्रेशर जो इसमें आप लोग जानते हैं कि इसका जो वाटर प्रेशर किस टाइप में लगता है, इस टाइप में लगता है ना वाटर प्रेशर ट्रायंगुलर शेप में। क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर एक्टिंग ऑन वर्टिकल वॉल, ये मेरा वॉल है, ठीक है, फेस ऑफ द वॉल। उसका जो शेप होता है कैसा होता है, आप लोग तो देखिए ये क्वेश्चन को आप लोग इजीली इलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, ठीक है, भले कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बट ये ऑप्शन इलिमिनेट से भी बन सकता है। इसको आप काट सकते हैं, ये तो आप लोग समझदार इतना तो है ही कि इसको तो कभी बोल नहीं सकते हैं, पैराबोलिक तो कभी हो नहीं सकता है। अब होगा चाहे ऑप्शन बी या फिर सी। अब इसमें हम लोग देखते हैं ट्रायंगुलर शेप विद ए लीनियर इंक्रीज, ट्रायंगुलर शेप विद ए लीनियर इंक्रीज फ्रॉम ए क्या, ट्रायंगुलर शेप लीनियर इंक्रीज फ्रॉम ए बॉटम टू फ्रॉम ए बॉटम टुवर्ड द टॉप या फिर टॉप टुवर्ड द बॉटम, तो टॉप टुवर्ड द बॉटम, ठीक है, टॉप टुवर्ड द बॉटम। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा है, सी इज ए करेक्ट आंसर। तो हम लोग सी मार के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। समझ में गए, समझ गए दोस्तों। देखिए इन विच मेथड ऑफ एस्टिमेशन द टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ ए वॉल इन ए बिल्डिंग इज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड फुल टॉस है, फुल टॉस में रुकना नहीं चाहिए, एकदम स्टैटिक लगना चाहिए। बताइए ड्यूरिंग द सैंपलिंग ऑपरेशन द ड्राइव सैंपल इज ड्राइव एडवाइज इन 600 mm एंड लेंथ इसका है रिकवर बाई 525 mm। भाट विल बी द रिकवरी रेशियो ऑफ द सैंपल। बताइए। अच्छा इस क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन उठाए, बिना, अगर इस क्वेश्चन को हमको नहीं आता है, अगर इस क्वेश्चन का हम मन बना लेंगे कि इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे इस सेंस में कि हमको नहीं आता, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो छोड़ना नहीं है। देखिए इसको तो सॉल्व करना है, इसमें सबको सॉल्व करेगा। इसमें क्या है, अगर नहीं भी याद है तब वैल्यू ऑप्शन देखिए तो आपको पॉइंट में है ना, अगर हम लोग इसको पॉइंट में ये कब आएगा, ये दोनों वैल्यू पॉइंट में कब आएगा, जोड़ने से आएगा एकदम नहीं, घटाने से आएगा एकदम नहीं, गुना करने से आएगा एकदम नहीं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तभी नहीं पॉइंट में आएगा हो, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तभी ना पॉइंट में आएगा ये। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है, डिवाइड करते हैं। देखिए चलिए डिवाइड करते हैं, ये देखिए तो ये कितना है 525 है डिवाइडेड बाई 600 है और यहाँ गुना 100, ठीक है। अगर हम लोग इस टाइप से हम काट देंगे तो देखिए तो आपको पॉइंट में यहाँ से आ जाएगा 6 से कितना 8 6 48, 8 7 8 6 48, 8 से कटेगा, 8 वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखिए क्या होता है कि एग्जाम में अगर आपको लगा कि और न्यूमेरिकल है नहीं बनेगा तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन भी देखें और एक बार ऑप्शन भी देखें। अगर क्या पता अगर आपको तुरंत मतलब क्लिक कर जाए कि अरे यार तो अगर इसको डिवाइड दे देंगे तो ऑटोमेटिक ये कट जाएगा, और वही हुआ ना, यहाँ पे क्या किया है, इसको डिवाइड दे दिया है, गुना 100 कर दिया है, डिवाइड देकर हम तुरंत आंसर मार लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बताइए विच टाइप ऑफ फिक्सर एंड फास्टेनिंग आर यूज इन अ रेल जॉइंट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ए रेल। मान के चलिए कि ये कोई रेल है, ये कोई रेल है, इस रेल को ज्वाइंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ये तो फुलटॉस है, इसको तो रुकना नहीं चाहिए आप लोग के थ्रू, सीधे दम बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गिरना चाहिए। ये हम क्या बना रहे हैं, ये मेरा हो गया, ये मेरा रेल है, ये भी मेरा रेल है, ये जो है ये मेरा फिश प्लेट है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, फिश प्लेट है जो दोनों रेल को ज्वाइंट करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। जब इसमें क्या है कंटिन्यूटी ऑफ रेल, ये दोनों को कंटिन्यूटी ऑफ रेल मतलब दोनों को पकड़ के रखता है, ठीक है, सीधा सीधी समझिए ना कि दोनों को मतलब पकड़ के रखता है, दोनों को अगर इस पे ट्रेन मूवमेंट करा तो इसको इधर उधर हिलने उलने नहीं देता, ठीक है। इसीलिए इसमें हम लोग किस प्लेट का उपयोग करते हैं,
ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, फिश फिलेट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक asphalt के बारे में दिया गया, एक आपका किसका, आपका टायर के बारे में दिया गया। बताइए इनमें से कौन सही है कौन सा गलत है, बताइए। asphalt क्या होता है जी? देखिए, एक आपको मैं शॉर्ट वीडियो लाऊंगा करीब 10 मिनट में, 10 मिनट का वीडियो रहेगा, 10 से 12-15 मिनट का। उसमें हम लोग asphalt क्या है, टायर क्या है और बिटुमिन क्या है, ठीक है, बिटुमिन क्या है, ये 3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत ही अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। और वही क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, क्या पूछ रहा है कि asphalt इज मैन्युफैक्चरिंग बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। एकदम सही, asphalt को मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। ठीक है, और ये देखिए टार क्या है कि टार इज ए मैन्युफैक्चरिंग बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। एकदम गलत, टार को एलवेज फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं, एलवेज इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से किया जाता है, याद रखिएगा। किससे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो ये मेरा हो गया गलत हो गया। एक इसमें आप एक और होता है बिटुमिन, बिटुमिन इसको जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैन्युफैक्चर बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, बिटुमिन को जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है आपको किस मेथड से, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से इसको इस मेथड से इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है कि इसको बिटुमिन को। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि टार को बोल रहा है कि टार इज ए मैन्युफैक्चरिंग बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि ये सरासर ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो मेरा सही कौन सा हो गया, मेरा पहला सही है, दूसरा गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्या है कि इज ए कर्व और ए कंटूर कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स। मान के चलिए कि मेरा ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, क्या है, ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ मेरा लोड अप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका जो शेप बनेगा, क्या पूछ रहा है, कर्व और ए कंटूर कनेक्टिंग ऑल पॉइंट बिलो द ग्राउंड सरफेस ऑफ इक्वल वर्टिकल प्रेशर। अगर मान के चलिए कि यहाँ से हम पी प्रेशर लगा रहे हैं, तो यहाँ जो इसका जो डायग्राम बनेगा ग्राउंड बिलो द ग्राउंड सरफेस, ये किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अरे यार क्या है, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे को आइसो बार बोलते हैं। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ऐसे थोड़ी कि नहीं जानते, जानते होंगे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो बार बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि ए डायग्राम इन विच द ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द बेंडिंग मोमेंट। ए डायग्राम इन विच द ऑर्डिनेट represent the bending moment and abscissa represent the position of the section is known as bending moment diagram, is known as bending moment diagram। यही जो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बताइए, ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू ए आइसोलेटेड स्टॉर्म वाज ए ट्रायंगुलर इन शेप विद बेस जिसका कितना है 60 आवर है, एंड पीक फ्लो कितना है 100 मीटर की पर सेकंड है। इफ द कैचमेंट एरिया कितना दिया गया है 500 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया है। द इफेक्टिव रेनफॉल पूछ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले चलिए लिखते हैं इफेक्टिव रेनफॉल, लिखाते फॉर्मूला, इफेक्टिव रेनफॉल इनटू कैचमेंट एरिया इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ कितना 60, 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ पीक फ्लो कितना है 100, पीक फ्लो 100 है, इंटू 100 को हम लोग चेंज कर देंगे 60 इंटू 60 36 हम लोग भी लिख सकते हैं, चेंज कर दिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से हम लोग, अब मेरा कैचमेंट एरिया कितना दिया गया है, मेरा कैचमेंट जो एरिया है कितना है 500 गुना 10 के पावर 6। ठीक है, क्या कि किलोमीटर स्क्वायर में दिया गया है, मेरा यहाँ सेंटीमीटर में है, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, 10 के पावर 6 है। ठीक है, अब हम लोग इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ना, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से हमको ये निकालना है, इफेक्टिव रेनफॉल निकालना है।
ये गुना में है, ये चल जाएगा डिवाइड में, ये चल जाएगा ऊपर। इसको सॉल्व काट छाट लीजिए, जो आपका आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू IRC, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हुआ हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देख के इंसान को पता चल जाता है, और आपको भी पता होना जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्या बोलते हैं DDA JEE वाला जितने भी सेट हुए उसमें भी किए हैं, SSC वाले में भी किए हैं, प्लस अभी जो BTSC JEE चल रहा है इसमें भी शायद हुआ है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका क्या है देखते हैं। IRC 15 दिया गया है, क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ ए कंट्रैक्शन जॉइंट इन ए अंडर अनरेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब। ठीक है, जो कि आपको मैं एक बार बता देता हूँ फिर से। ये यहाँ मेरा क्या है? अनरेनफोर्स्ड स्लैब है। ठीक है, अनरेनफोर्स्ड स्लैब है, ये मेरा यहाँ का है रेनफोर्स्ड स्लैब है। ठीक है जी, इसमें से यहाँ हमारा थिकनेस है 10, 15 और 20। यहाँ भी होगा 10, 15, 20 सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये सारा सेंटीमीटर में है। ये क्या है? क्या थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा स्पेसिंग होगा, अगर मेरा स्लैब क्या है? अंडर रेनफोर्स है, याद रखिएगा, अंडर U4 अंडर U4 अंडर रेनफोर्स स्लैब है, सॉरी अंडर नहीं, अनरेनफोर्स स्लैब, मतलब इसमें कोई रेनफोर्स स्लैब नहीं दिया गया है, सॉरी इसमें कोई रेनफोर्स नहीं दिया गया है, जिसके कारण जो इसका स्पेसिंग होगा सबका सेम होगा 4.5 मीटर। इसका भी होगा 4.5 मीटर, इसका भी होगा 4.5 मीटर। किस केस में? रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब के केस में। लेकिन जब मेरा दे देगा रेनफोर्स स्लैब के केस में, तो इसमें जो आपका वैल्यू होगा कितना होगा? 7.5 मीटर, 7, 10, 13, 14, सॉरी 7, 13 मीटर, यहाँ 14 मीटर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? अगर रेनफोर्स स्लैब रहेगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा याद करने का तरीका समझिए, इसमें रेनफोर्स है ये नहीं है, तो इसका वैल्यू कम है। इसमें रेनफोर्स स्लैब में इसका वैल्यू ज़्यादा है, 10 mm है, कम है, 7.5 मीटर पर स्पेसिंग है। ठीक है, 15 mm है, 15 सेंटीमीटर है, इसमें 13 मीटर पे देना है। अगर 20 सेंटीमीटर मेरा स्लैब थिकनेस है, इसमें जो मेरा क्या बोलते हैं स्पेसिंग जो है 14 मीटर पे पड़ेगा। समझ गए ना? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का स्पेसिंग बस यही है, कुछ नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें मतलब 15 सेंटीमीटर स्लैब के लिए आपका अंडर रेनफोर्स के लिए 15 के लिए कितना आ गया? 4.5 इज करेक्ट आंसर। ये टेबल आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10, 15, 20 इसी तरह याद कीजिए, 10, 15, 20। बताइए ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा? आराम से बन जाएगा। क्या करना है? 180 गुना डिस्चार्ज कितना है? 40 प्लस कितना है? 500 गुना 8 डिस्चार्ज फ्लो रेट। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है? डिस्चार्ज फ्लो रेट दोनों का प्लस होता है, दोनों डिस्चार्ज का प्लस होता है। डिस्चार्ज कितना है? फ्लो रेट 500 यहाँ पर है, फ्लो रेट इसका यहाँ 540 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आएगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ ए हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। बताइए, ये भी क्वेश्चन में कराया हुआ हूँ। बताइए कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, जब हम लोग सीमेंट को हाइड्रेशन करवाते हैं, जब हम लोग सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो उस टाइम वो जनरेट नहीं होता है। कौन सा मेथड है? याद रखिएगा, मेरा डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है? करेक्ट आंसर है। लेकिन ये जो तीनों है, कैल्शियम हाइड्रेट है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट है, कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट है, ये तीनों जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है कैल्शियम डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ये जनरेट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एज पर IRC 383 व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ए क्रस्ट क्ले लंप इन ए कोर्स एग्रीगेट परसेंटेज बाय मास ऑफ डिलेटोरियस मटेरियल? 1। याद रखिएगा 1 कितना होता है? 1% होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द शेप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू ए यूवीएल लोड। क्या है? यूवीएल लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूवीएल लोड है, उसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा? पैराबोलिक। कैसा बनेगा? पैराबोलिक। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इन विच टाइप ऑफ शियर फेल्यूर देयर इज सिग्निफिकेंट कंप्रेशन ऑफ ए सॉइल अंडर द फुटिंग एंड
only partial development, only a partial development of a state of plastic equilibrium is known as क्या, जनरल शेयर फेल्यूर, लोकल शेयर फेल्यूर, या फिर मेरा पंचिंग शेयर फेल्यूर, क्या होगा बताइए? इनमें से कौन सा होगा जी? इनमें से क्या जनरल शेयर फेल्यूर होगा या फिर लोकल शेयर फेल्यूर होगा? बताइए क्या पूछ रहा है? प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। soil under the footing and only a partial development of a state of plastic equilibrium is known as local shear failure। लोकल शेयर फेल्यूर किस टाइप का सॉइल हम लोग यूज करते हैं? लूज सॉइल, ठीक है। सॉइल अकर लूज सॉइल किसमें? आपका लोकल शेयर फेल्यूर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द लेसी थ्योरी इज एप्लीकेबल टू द चैनल। बताइए, आप लोग जानते हैं कि लेसी थ्योरी और केनेडी थ्योरी आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, ठीक है। बताइए, अच्छा लेसी थ्योरी और केनेडी थ्योरी के बारे में हमको 2-4 डिफरेंस बताइए, तो दोनों में क्या क्या है? लेसी थ्योरी और केनेडी थ्योरी में 2-4 डिफरेंस थोड़ा बता सकते हैं? हम लोग कैसे बोलेंगे? देखिए, लेसी थ्योरी जो होता है आपका, ये दोनों जगह अप्लीकेबल है, चाहे आप इसे रिवर में इसके थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं या फिर केनाल में। इसका मतलब फर्स्ट जो पॉइंट है, सो फर्स्ट पॉइंट है। और मेरा केनेडी का जो फर्स्ट पॉइंट है क्या कि केनेडी ओनली फॉर अप्लीकेबल इन ए रिवर में, केनाल में उसका थ्योरी का अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसमें ईडी जनरेट होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि जो ईडी जनरेट होता है, मेरा लेसी थ्योरी ने बोला था, लेसी साहब ने बोले थे कि जो ईडी जनरेट होता है वो चैनल के बोथ साइड से जनरेट होता है। इट मींस बॉटम से भी और साइड स्लोप से भी ईडी जनरेट होता है, ईडी फॉर्म होता है। लेकिन यही हम लोग केनेडी साहब ने क्या बोला था? केनेडी साहब ने बोला था कि जो ईडी जनरेट होता है एलवेज बॉटम से, ठीक है। एलवेज जो बॉटम है, एलवेज बॉटम से ईडी जनरेट होता है। वो कहना था किसका? केनेडी साहब को बोलना था, ठीक है। बस उसी, और इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका लेसी थ्योरी ने तीन अलग अलग रेजिमा कंडीशन दी, जिसके कारण उसका जो थ्योरी है सही साबित हुआ। जैसे आपका ट्रू रेजिमा हो गया, फाइनल रेजिमा हो गया, इनिशियल रेजिमा हो गया, ये तीनों रेजिमा कंडीशन लेसी थ्योरी दिए हैं, ठीक है, लेसी साहब ने दिए हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि द लेसी थ्योरी इज एप्लीकेबल टू द कैनाल। बताइए, लेसी थ्योरी इज एप्लीकेबल टू द कैनाल, क्या ट्रू रेजिमा ओनली, फाइनल रेजिमा ओनली, या फिर ट्रू एंड फाइनल रेजिमा ओनली? तो याद रखिएगा कि जो मेरा लेसी थ्योरी एप्लीकेबल है, देख रहे हैं ना, लेसी थ्योरी इज एप्लीकेबल टू द चैनल, एप्लीकेबल टू द चैनल, इट मींस फाइनल रेजिमा ओनली, ठीक है। क्या? ओनली फाइनल रेजिमा के लिए एप्लीकेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर ए गिवन स्ट्रीम। बताइए, डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी का कर्व जो बनता है, उसका प्लॉट जो हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ, वो किसके बीच ग्राफ होता है? क्या यील्ड या फिर डिस्चार्ज, यील्ड एंड डिस्चार्ज, या फिर पेनिट्रेशन? ये तो आप लोग काटिए दीजिएगा, आप लोग तो इतना समझदार होइएगा कि ये तो होगा नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन से चलें तो ये होगा नहीं, ठीक है। रेनफॉल एंड डिस्चार्ज, इसका भी कोई मतलब नहीं इससे। क्या है, क्या पूछ रहा है? डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यील्डिंग एंड डिस्चार्ज, तो ये भी नहीं होगा। तो ये जो बच गया यही होगा स्ट्रीम फ्लो एंड परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्लो इक्वल और एक्सीड। ये होगा, यही किसका ग्राफ प्लॉट करता है? डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करता है, ठीक है। एक हम लोग क्या जानते हैं? मास कर्व। मास कर्व में किसके बीच ग्राफ होता है आप लोग अच्छे जानते हैं? एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, ठीक है। किसके बीच? एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, ठीक है। तो आप इस आंसर का ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करने के लिए नहीं बताया हूं ना कि कैसे ये सॉल्व होगा। सो अगर मुझे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका अप्रोच तो मैं बताया हूँ। क्या अप्रोच है सर? अप्रोच वही है, इसमें वो ऐसा अप्रोच लगाइए कि अगर मान के चलिए कि 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से सबसे पहले हम वो स्टेटमेंट को पकड़ेंगे कि जो हमको 110% श्योर है कि ये ऑप्शन मेरा सही है, या फिर ये मेरा ट्रू है, या फिर मेरा ये फॉल्स है। समझ गए?
चलिए हम लोग पकड़ते हैं ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर बी पकड़ते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि हमको बी हमको पूरी तरह से कंफर्म है कि ये मेरा सही होगा, मतलब इसका स्टेटमेंट हमको पता है, ठीक है। देखिए क्या है, द मिनिमम एज एंड इंड डिस्टेंस, द मिनिमम एज एंड इंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ ए प्लेट शैल नॉट बी लेस देन 1.7 टाइम्स। क्या ये सही है? थोड़ा सा सोचेंगे कि द मिनिमम एज एंड इंड डिस्टेंस जो होता है सेंटर ऑफ होल से 1.7 टाइम्स होता है, एकदम सही है। 1.7 टाइम्स डायमीटर ऑफ होल इन ए केस ऑफ ए, किसके केस में? हैंड कट एज के केस में, हैंड कट के एज के केस में इसका जो मिनिमम जो होल होता है कितना होता है? लेस देन 1.7 टाइम्स होता है। ये मेरा सही है, मतलब स्टेटमेंट बी सही है। किसमें बी सही है भाई? बी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी है, ठीक है। ये मेरा दोनों गलत हो गया, ठीक है। 2 स्टेटमेंट मेरा एलिमिनेट हो गया और 2 स्टेटमेंट हमको मेरे हाथ में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि जो मेरा नेक्स्ट हम लोग पढ़ सकते हैं कि हाँ डी पढ़ते हैं, ठीक है। डी क्या है देखते हैं कि इन ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट एंड कास्टिंग, सॉरी इन ए स्ट्रक्चरल स्टील एंड कास्टिंग स्टील when the effect of a wind or a earthquake load, when a effect of a wind or earthquake load is taken into account, the permissible stress specified be exceed by 33%। एकदम सही है। आप लोग स्टील के पहले पेज में पढ़े होंगे ये वाला। ये कितना इंक्रीज करता है? इन विंड और अर्थक्वेक के केस में कितना मेरा परमिसिबल स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है? 33%, एकदम सही है, ठीक है। देखिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पक्का ऐसा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको बताया कि नहीं कैसे अप्रोच लगाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग डी देख लिए, डी का मेरा क्या है? सही है, डी मेरा ट्रू है। डी मेरा ट्रू मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखें, और ऐसा में क्या होगा, जो अभी नया तैयारी कर रहा है या फिर जो मेरे भाई लोग अभी इस चैनल से जुड़े हैं, इस टैप से इस लॉजिक से आप सॉल्व कीजिएगा ना, इजिली सॉल्व होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब इस टाइप से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ देगा। क्वेश्चन दे देगा और नीचे लिख देगा कितना टाइम्स इंक्रीज करता है, कितना टाइम डिक्रीज करता है। 33 वाला खुद से ये अपना एक अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट वाइज बना के पूछ दिया गया है। ये आप आपस में ये अपने आप में ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट वाइज बना के दे दिया गया है, ठीक है। तो समझ गए, इसी टाइप से अप्रोच से आपको एग्जाम में भी लगाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, एक स्टेटमेंट दिया गया है, मेम्ब्रेन क्यूरिंग इज ए गुड मेथड, एकदम सही है। गुड मेथड ऑफ मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ ए विटनेस इन ए बॉडी ऑफ ए कंक्रीट टू प्रमोट ए कंटिन्यूअस हाइड्रेशन व्हेन द ओरिजिनल वाटर सीमेंट रेशियो। बताइए, आपका मेम्ब्रेन क्यूरिंग जो होता है, आप लोग जानते हैं कि एक तरह से ये क्यूरिंग का पार्ट है। जैसे हम लोग क्यूरिंग नहीं कीजिएगा, कंक्रीट का सीमेंट का तो मेन तो उसका एनर्जी है, क्यूरिंग है। जब आप लोग कितना बड़ा भी हैवी स्ट्रक्चर है, जब उसमें क्यूरिंग नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं, वो स्ट्रक्चर ढह जाएगा, रहेगा नहीं, स्ट्रेंथ उसमें नहीं बनेगा। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमको पानी देना बहुत जरूरी है। आप लोग जानते हैं कि छत पे हम लोग स्लैब कास्टिंग करते हैं, तो स्लैब जैसे आज स्लैब कास्टिंग किए तो कल हम लोग क्या करते हैं, उसमें अलग अलग पॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। पॉन्ड बनाते हैं ताकि उसमें पानी स्टोर करके रखा जाए, ताकि मेरा जो छत का स्ट्रेंथ है धीरे धीरे स्ट्रेंथ इंक्रीज करे, ठीक है। उसी तरह इसमें बोला जा रहा है कि मेम्ब्रेन क्यूरिंग इज ए गुड मेथड ऑफ मेंटेनिंग द सेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ ए विटनेस इन ए बॉडी ऑफ ए कंक्रीट टू प्रमोट द कंटिन्यूअस हाइड्रेशन व्हेन द वाटर सीमेंट रेशियो से कितना से कम नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, मेरा मेम्ब्रेन क्यूरिंग के केस में जो वाटर सीमेंट रेशियो है 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। कितना से? 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्या है, बताइए। ये क्वेश्चन बताने लायक है, फुलटॉस है। फुलटॉस सीधे बाहर कीजिए, बताने लायक तो है नहीं। क्या होता है? TDG इक्वल टू AgFy डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सीधे कभी कभी क्या होता है कि अगर क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन में भी ध्यान देना पड़ेगा और क्वेश्चन में भी, ठीक है। जब क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर ऑप्शन में डायरेक्ट आपको लग रहा है कि नहीं यही है इसका आंसर होगा, तो उसको मार्क। और सही में वैसा होता है, सब क्वेश्चन में नहीं होता, कोई क्वेश्चन में होता है। अगर जैसे 2-4 क्वेश्चन है
तो इजी क्वेश्चन है, फार्मूला वाला रहता है। और जनरली तो यार जेई वाला में फार्मूला नहीं ज़्यादा पूछता है, फार्मूले वाला क्वेश्चन कभी कभी दे देगा घुमा के, ठीक है, उसी टाइप से पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इज यूज वेन इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए इंक्लाइंड साइट। ठीक है, inclined set and accuracy and range of a sight are increased by its use। बताइए, टेलीस्कोपिक एलिडेट, फिक्स एलिडेट, फ्लेक्सिबल एलिडेट या फिर प्लेन एलिडेट। क्या बोल रहा है कि जब हम लोग व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, जरूरत होता है इंक्लाइंड सेट के लिए, तो इनमें से किसका यूज होता है इंक्लाइंड सेट के लिए, जो कि वो बहुत एक्यूरेसी भी होता है और रेंज ऑफ साइट को हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं। बताइए, साइट का जो रेंज है उसको हम लोग इंक्रीज करके देख भी सकते हैं। तो उसको कौन सा मेथड है, तो टेलीस्कोपिक एलिडेट इज मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉलिड, the ratio of amount of the ratio of amount of a consolidation at a given time within a soil mass to the total amount of a consolidation obtained under the given stress condition is called as। बताइए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या प्राइमरी कंसोलिडेशन बोलते हैं, इनिशियल कंसोलिडेशन बोलते हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन बोलते हैं, या फिर हम लोग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बोलते हैं। ये किसका डिफिनेशन, ये किसके बारे में बता रहा है, बताइए बताइए जी, किसका किसका रेशियो दिया गया है। amount of consolidation at a given time within a soil mass to the amount of a consolidation obtained under a given stress condition is known as degree of consolidation। क्या कि इसमें ना ही आपका स्ट्रेस कंडीशन का कोई, स्ट्रेस कंडीशन तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से क्या होता है स्ट्रेस कंसोलिडेशन। सेकेंडरी सॉरी स्ट्रेस बोल रहे हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है आप लोग को बहुत अच्छे से वाकिफ है इससे। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला, ये जो डिफिनेशन दिया गया है, किसी को ना ही आपका स्ट्रेस सॉरी प्राइमरी का, सॉरी यार हर बार मेरा मुंह में स्ट्रेस आ जा रहा है, ना ही मेरा प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, ना ही इसमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन के बारे में जिक्र किया गया है। ये ओनली फॉर जो जिक्र किया गया है क्या है कि द अमाउंट ऑफ ए कंसोलिडेशन एट ए गिवन टाइम विद इन सॉइल मास। ठीक है, गिवन टाइम विद इन सॉइल मास टू द अमाउंट ऑफ ए कंसोलिडेशन ऑब्टेन्ड अंडर ए गिवन स्ट्रेस कंडीशन इज नोन एज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है क्या, आप लोग तो ऐसे ही इसको हवा में उड़ा दीजिएगा। सी आर एस इक्वल टू क्या होता है, 16t डिवाइडेड बाई पाई डी के पावर 3। चलिए उसमें वैल्यू बैठा दीजिए, इसमें वैल्यू बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। टाउ क्या दिया देखिए तो, सी आर एस का वैल्यू कितना है, 10 दिया है, ये 10 हो गया, 16 हो गया, टी हमको निकालना है, पाई है, पाई के टर्म में चाहिए, और डी कितना है 2 के पावर 3 है। यहाँ से टी नहीं निकल जाएगा जी, टी निकालिए, टी निकालिए तो कैसे निकलेगा बताइए तो। ये 16 है, ये आ जाएगा सबसे नीचे, यहाँ चल जाए 16 हो गया, ये आपका हो गया 10 गुना पाई गुना 8, 8 दूनी 16, 2 25 10, 5 पाई किलोमीटर पर सेंटीमीटर इज ए करेक्ट आंसर, इज ए करेक्ट आंसर। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ए हाईवे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हमको निकालना है द टोटल अमाउंट ऑफ ए कॉस्ट ऑफ ए हाईवे ट्रांसपोर्टेशन ए है, उसे ए बोल रहा है, मे बी एक्सप्रेस ऐसे, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है। अगर हमको निकालना टोटल कॉस्ट निकालना तो कैसे निकलेगा देखिए तो बी क्या बोल रहा है, एनुअल कॉस्ट ऑफ हाईवे। ठीक है, एनुअल कॉस्ट ऑफ हाईवे मतलब ये प्लस होगा। ठीक है, सी क्या बोल रहा है कि एनुअल कॉस्ट ऑफ सिंगल व्हीकल। ठीक है, एनुअल कॉस्ट ऑफ सिंगल व्हीकल। ठीक है, ये सिंगल व्हीकल इनटू नंबर ऑफ व्हीकल इट मींस एन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू एन, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एन, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है जी, कैसा आप लोग क्वेश्चन लग रहा है, आप लोग क्वेश्चन जरूर बताएं कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या सही है या फिर गलत है, आप लोग बताएं। जो देखिए क्लियर है, देखिए क्लियर कट रहिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सब है कि नहीं कि सर इजी क्वेश्चन करा रहे हैं भैया, इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है क्लियर कीजिए। क्लियर देखिए, क्लियर कोई चीज़ रहने से ना आपको भी सही रहेगा और हम भी सही रहेंगे। जैसे कोई भी चीज़ मन में बात चलता रहा, बहुत तरह का मन में बात नहीं रखना, जो उसको है तुरंत पब्लिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच द फॉलोइंग मेथड जो है
करेक्ट विद रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मेथड ऑफ वैल्यूएशन। बताइए, देखिए सारा क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया है तो सीधे हम लोग को देखना कि नहीं किसके बारे में, जो सीधे लास्ट में देखना कि नहीं किसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। जिसे हम यहाँ पर पकड़ लिए कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन दे दिया है, तुरंत माइंड में घुमाएंगे, अरे यार मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या क्या था, डिप्रिसिएशन मेथड, रेंटल मेथड, ठीक है, डेवलपमेंट मेथड, यही सब मेथड था, ठीक है। उसी से क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए उसी से क्वेश्चन है, क्या है जो मन में सोचे आ गया ना, रेंटल मेथड। रेंटल मेथड क्या होता है? रेंटल मेथड क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई एक मकान मालिक है, ठीक है, मकान मालिक है, और सारा अपना मान के चलिए उसके पास 10 तल्ला बिल्डिंग है, और 10 तल्ला में कंटिन्यूस सब में एकदम रेंट लगा दिया है, ठीक है, रेंट लगा दिया। तो रेंट से जो मेरा टोटल इनकम जनरेट होगा, रेंट से मेरा पैसा आएगा ना, रेंट हम लगाएं तो पैसा लेंगे ना भाई, पैसा हम ले लिए सारा रेंट से, फलना आदमी का 5,000 रुपया उठेगा, फलना आदमी कितना उठेगा, ये उठेगा वो उठेगा, ठीक है, सारा पैसा हम लोग मंथली में ले लेते हैं, मंथली वाइज लेने के बाद उसके बाद जो उसमें डिडक्शन होगा, ठीक है, जो इसमें से हम लोग डिडक्ट करते हैं, तो हम लोग खर्चा कर देंगे, उसी को हम लोग फ्रॉम द ग्रोस रेंट से, जो मेरा ग्रोस रेंट है, जो टोटल मेरा एक मंथ में जितना कलेक्ट हुआ टोटल रेंट, उससे हम जो पैसा खर्चा करेंगे, टोटल अमाउंट से नहीं खर्चा करेंगे, जो मेरा रेंट आया उससे जो हम लोग खर्चा करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेंटल मेथड बोल रहे हैं। एकदम ये सही है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर ए इज ए करेक्ट मेथड, मतलब सॉरी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट, ये जो है मेरा सही है। दूसरा देखते हैं क्या है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट दूसरा है कि इन ए डेवलपमेंट मेथड ऑफ एवेल्युएशन द बिल्डिंग शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वॉल, रूफ, फ्लोर, डोर एंड विंडोज। क्या ये जो डेवलपमेंट मेथड का एक वैल्यूएशन है, डेवलपमेंट मेथड का एक मेथड ऑफ वैल्यूएशन का एक मेथड है, किसका, कौन है, डेवलपमेंट मेथड, क्या वो ये फार्मूला सही, मतलब डिफिनेशन सही है? एकदम गलत है। डेवलपमेंट मेथड क्या होता है, सॉरी यार काट दे रहे हैं हम, डेवलपमेंट मेथड क्या होता है बताइए तो आप लोग। आपको मैं कल कराया हूँ, कल के सेट में ये क्वेश्चन था, ठीक है, कल के सेट में सेम क्वेश्चन नहीं था लेकिन थोड़ा था। उसमें क्या पूछ रहा था, उसमें पूछ रहा था आपका डेवलपमेंट मेथड के बारे में। बताइए, देखिए डेवलपमेंट मेथड क्या होता है, जब भी कोई एरिया अंडर डेवलप है या फिर पार्शियली डेवलप है, उस एरिया को डेवलप करने के लिए, जो हम लोग एरिया को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि आजकल किसी, अगर मान के चलिए कि यहाँ से मेरा रोड पास हो गया, आप लोग देखे होंगे ना आजकल गांव देहात में ये हो रहा है, चाहे कहीं भी कोई भी शहर में भी, कि आदमी प्लॉटिंग करके बेच रहा है। प्लॉटिंग करके कैसे बेच रहा है, वहाँ से सारा साधन बन गया, अगर बगल से रोड चल गया तो उसका रेट, उस जमीन का रेट साला सोना ज़्यादा हो जाएगा। सीधे कितना, कैसे बात करेंगे, बोल 5 लाख रुपये फीट, क्या फीट में चल रहा है आजकल। तो वही हो गया कि एरिया को क्या किया है कि पूरी तरह से उसमें रोड भी निकाल दिया है, रोड भी दे दिया, और बगल से अगर एनएच पास हो गया है तब तो वो जमीन है उसके लिए सोना से भी महंगा हो गया है, उसी टाइप से हो रहा है। तो उसी को बोल रहा है कि एरिया को प्लॉटिंग करके, ठीक है, अगर कोई एरिया अंडर डेवलप है, अगर कोई खेते हैं तो खेत को अगर पूरा हम लोग अगर उसको डेवलपिंग, अगर पूरी तरह से हम लोग उसको डेवलप कर दें, ठीक है, मतलब उसको वहाँ पर अगर खेत है तो खेत में पूरी मिट्टी उट्टी भर के, सारा चीज़ भर के, अगर उसको हम पूरी तरह से एक तरह से मतलब घर बनाने लायक बना दें, तो वेस्ले की वाला जो मेरा बनेगा, मेरा बिक जाएगा पार्ट बाई पार्ट करके। तो ये जो बुला रहा है ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, कहाँ गया, ओनली ऑप्शन ए इज ट्रू, तो ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर मूव करते हैं। What is the thickness of plastic concrete? What is the thickness of plastic concrete on which rubble are placed during a vibration? कितना होता है, 60 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। प्लास्टिक कंक्रीट का थिकनेस जो होता है कितना होता है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। व्हेन द रिजर्वायर इज फुल, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन द रिजर्वायर इज फुल, दो कंडीशन बनता है, एक रिजर्वायर फुल का कंडीशन बनता है, एक रिजर्वायर को इम्पटी वाले मतलब खाली वाले कंडीशन बनता है। अगर रिजर्वायर फुल है, ठीक है, क्या है, अगर रिजर्वायर फुल है, इस कंडीशन में तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो जनरेट होगा कहाँ पे, बताइए, टो के या फिर हिल पे। अगर मेरा रिजर्वायर फुल है, पानी पूरा भरा हुआ है, तो उसमें जब मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा कहाँ पे, एट ए टो पे, ठीक है,
कहाँ पे, टो पे। अगर मेरा ये इम्प्टी कंडीशन है, क्या है, इम्प्टी कंडीशन है। इम्प्टी कंडीशन में जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो जनरेट होगा कहाँ पे, एट द हील, एट द हील पे, ठीक है, एट द हील पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जनरल स्टैंडर्ड फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ ए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फॉर ए इफ्लुएंट ऑफ ए आउटलाइनेड इन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986 में 3 को रूल दिया गया है। क्या क्या रूल है भाई, the maximum allowable limit of the maximum allowable limit for oil and grease in a inland surface water, inland surface water में जो मेरा जो मैक्सिमम अलाउबल लिमिट है ऑयल और ग्रीस का कितना होता है, 15 mg पर लीटर, एकदम गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इनटू पब्लिक सीवर, द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इनटू पब्लिक सीवर रेंज बिटवीन 5.5 से 9, एकदम सही है, सही है। द क्रोमियम हैज अ मैक्सिमम अलाउबल लिमिट ऑफ ए 2.0 mg पर लीटर इन ए मेराइन कोस्ट एरिया, मेराइन कोस्ट एरिया में कितना होता है क्रोमियम का लिमिट, 2 mg पर लीटर, जो कि ये भी मेरा सही है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, अरे यार तो सेम क्वेश्चन है, क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसका भी आपका दूसरा तीसरा होगा, हम लोग अभी पढ़े थे ना। तो ये आपका सीट नंबर 5 था, ठीक है। आप लोग देखें भी कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन सॉल्व कराने का किस टाइप का क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो जरूर देखें। जब हम आज डे 4 भी अपलोडेड आज ही के डेट में हुआ है और ये डे 5 भी आपको आज ही मिलेगा, ठीक है। और कल से हम लोग कंटिन्यूटी चलेंगे, मतलब समझ लीजिए कि आपका DDA का पेपर खत्म हो गया, अब शाम को आपको, अच्छा इसके लिए एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो समझ में आप लोग भी आ जाएगा कि किस टाइम हमको एक्टिव रहना है। ऐसे जो मेनली टाइम जो रहेगा इसी टाइम रहेगा, ठीक है। BTSC JEE को लेकर इसी टाइम रहेगा एक्टिव, ठीक है। उसके लिए मैं एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, नमस्कार दोस्तों।